गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा अपन पढ़ रहे हैं पार्ट 2 में स्टालिनवाद और सामूहिकीकरण। स्टालिनवाद, स्टालिन कौन था? जिसने जो है लेनिन के बाद रूस में पार्टी की कमान संभाली थी, बोल्शेविक दल की। और उसने जो लेनिन ने जो किया कि किसानों को अपनी अपनी ज़मीन दे दी थी और उनके जो है मालिक, अलग अलग भूखंडों के मालिक अलग अलग किसानों को बना दिया था। जिससे क्या हुआ कि छोटे छोटे टुकड़े हो गए थे, ज़मीन के छोटे छोटे टुकड़े हो गए और उसमें उनमें उत्पादन भी कम होने लगा। अब स्टालिन ने नियोजित अर्थव्यवस्था को अपनाया और जिससे जो है उत्पादन कम हो रहा था, तो उसकी जो नियोजित अर्थव्यवस्था का जो सूत्र था वो कामयाब नहीं हो पा रहा था। तो इसके लिए स्टालिन ने सामूहिकीकरण को बढ़ावा दिया। सामूहिकीकरण का मतलब है कि जो संपन्न किसान और छोटे किसान थे, जिनके पास छोटे बड़े भूखंड थे, उनको भूमि का क्या किया गया? सामूहिकीकरण। एक विशाल खेत बनाए गए और उस पर जो है सामूहिक रूप से वो किसान खेती करते थे। उसमें जो उत्पादन होता उसका वो बंटवारा कर लेते थे। तो ये है खेतों का सामूहिकीकरण। उसमें जो है जैसे कुल्लक, कुल्लक किसको कहा गया था? रूस में संपन्न किसानों को कुल्लक कहा जाता था। और ये सब करने के पीछे उसका मकसद क्या था? रूस में आई अनाज की कमी को कम करना। तो देखो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। विशाल काय खेत बनाना उस जरूरी माना था उसने अनाज की कमी को कम करने के लिए, और उसने वैसा ही किया। तो अब देखो क्या होता है। इसी के बाद स्टालिन का सामूहिकीकरण कार्यक्रम शुरू हुआ। 1929 से पार्टी ने सभी किसानों को सामूहिक खेतों को क्या कहा गया? काल खोज। शब्दों का वर्णन है आपके पीछे प्रश्न, उसमें काल खोज के बारे में भी पूछा जा सकता है। काल खोज क्या है? सामूहिक खेतों को कहा गया। सामूहिक खेतों में काम करने का आदेश जारी कर दिया। ज़्यादातर जमीन और साजो सामान सामूहिक खेतों के स्वामित्व में सौंप दिए गए। सभी किसान सामूहिक खेतों पर काम करते थे और कालखोज यानी वही सामूहिक खेत के कालखोज के मुनाफे को सभी किसानों के बीच बांट दिया जाता था। इस फैसले से गुस्साए किसानों ने सरकार का विरोध किया और वे अपने जानवरों को ख़त्म करने लगे। अब किसान भूमि के मालिक नहीं थे और इस तरह सामूहिक खेती करते थे और जो उत्पादन होता उसका लाभ जो होता वो किसानों में बांट दिया जाता था। तो किसानों को ये व्यवस्था अच्छी नहीं लगी, उन्होंने उसका विरोध किया, स्टालिन के सामूहिकीकरण का। 1929 से 31 के बीच मवेशियों की संख्या में 1/3 कमी आ गई। यानी वो अपने मवेशियों यानी पशुओं को भी जो है ख़त्म करने लगे। क्यों? क्योंकि जो खेत में उत्पादन सामूहिकीकरण में उनके पास आता था, उससे उनके पशुओं का ही गुजारा नहीं हो पाता था। पशुओं के लिए चारा वगैरह सब कुछ चाहिए, ज़मीन भी चाहिए उनको घुमाने के लिए, वो किसानों के पास नहीं थी। तो वो अपने जानवरों को ख़त्म करने लग गए, इसलिए जो है मवेशियों की संख्या में 1/3 कमी आ गई। सामूहिकीकरण का विरोध करने वालों को सख्त सजा दी जाती थी। अब स्टालिन ने क्या किया कि इस तरह किसानों ने उसका विरोध किया, तो स्टालिन जो पार्टी की कमान संभाले हुए था, उसने उन किसानों का, सामूहिकीकरण का विरोध करने वाले किसानों को सजा देना शुरू कर दिया। बहुत सारे लोगों को निर्वासन या देश निकाला दे दिया गया। सामूहिकीकरण का विरोध करने वाले किसानों का कहना था कि वे न तो अमीर है और न ही समाजवाद के विरोधी है। वे बस विभिन्न कारणों से सामूहिक खेती पर काम करना नहीं चाहते हैं। वो न तो अमीर किसान है जो बहुत सारी ज़मीन लेकर बैठे हो सरकार की, और न ही वो समाजवाद के विरोधी है। यानी समाजवाद में यही होता है ना, सामूहिक स्वामित्व होता है उत्पादन के साधनों पे। तो उन पर यही आरोप लगाया है कि ये जो है समाजवाद नहीं चाहते हैं, जो सामूहिकीकरण का विरोध कर रहे हैं। तो उन्होंने ये कहा कि हम समाजवाद के विरोधी नहीं हैं, और कई कारण हैं जिससे कि हम सामूहिक खेतों पर काम नहीं करना चाहते हैं। स्टालिन सरकार ने सीमित स्तर पर स्वतंत्र किसानी की व्यवस्था भी जारी रहने दी, लेकिन ऐसे किसानों को कोई खास मदद नहीं दी जा रही थी। यहाँ पर किसान सिर्फ अपना भूस्वामित्व चाहते थे। वो चाहते थे कि जिस भूमि पर हम काम करें वो भूमि हमारी हो, हम ये कह सके, ये चाहते थे। लेकिन स्टालिन सरकार ने कुछ किसानों को इस तरह से स्वतंत्र भूमि दे भी रखी थी, लेकिन जिनके पास स्वतंत्र भूमि थी उसका सरकार कोई सहायता उसकी नहीं करती थी। तो वो किसान वैसे असंतुष्ट थे।
आगे देखो, सामूहिकीकरण के बावजूद उत्पादन में नाटकीय वृद्धि नहीं हुई। स्टालिन ने सामूहिकीकरण किया, विशाल बड़े बड़े खेत बनाए, लेकिन उससे भी जो है कोई नाटकीय बहुत ज़्यादा अनाज में वृद्धि नहीं हुई। बल्कि 1930-33 की खराब फसल के बाद सोवियत इतिहास का सबसे बड़ा अकाल पड़ा, जिसमें 40 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए। और हुआ क्या, 1929 में तो उसने किया ही था सामूहिकीकरण, और 30-33 में 3 साल तक लगातार ऐसा अकाल पड़ा, जिससे जो है उत्पादन और कम हो गया और 40 लाख लोग जो है भूख से ही मारे गए। पार्टी में भी बहुत सारे लोग नियोजित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत औद्योगिक उत्पादन में पैदा हो रहे भ्रम और सामूहिकीकरण के परिणामों की आलोचना करने लगे। अब ऐसा होने से पार्टी के जो लोग थे जिन्होंने नियोजित अर्थव्यवस्था को अपनाया था, वो ही उसकी आलोचना करने लग गए। स्टालिन और उसके सहयोगियों ने ऐसे आलोचकों पर समाजवाद के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया। देश भर में बहुत सारे लोगों पर इस तरह के आरोप लगाए गए और 1939 तक आते आते 20 लाख से ज़्यादा लोगों को या तो जेलों में या श्रम शिविरों में भेज दिया गया था। अब ऐसा जो लोग कह रहे थे, उसका विरोध जो कर रहे, आलोचना जो कर रहे थे सामूहिकीकरण की और नियोजित अर्थव्यवस्था की, उन लोगों को समाजवाद के खिलाफ साजिश रचने वाले घोषित करके उनके ऊपर आरोप लगा दिए, उनको जेल भेज दिया। 1939 तक 20 लाख लोगों से भी ज़्यादा लोग जेल में जा चुके थे, या श्रम शिविरों में जहाँ पर उनसे काम करवाया जाता था वहाँ भेज दिया गया। ज़्यादातर लोगों ने ऐसा कोई अपराध नहीं किया था। अब 20 लाख लोगों को इस तरह भेज दिया, तो श्रम शिविरों में क्या होता है, सिर्फ मेहनत कराई जाती है और उसके बदले कुछ भी राशि नहीं दी जाती है। तो ऐसे में लोग उससे नाराज हो गए। ज़्यादातर लोगों ने ऐसा कोई अपराध नहीं किया था, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं था। ये 20 लाख लोग जो जेल गए थे, उनमें ऐसा कोई गंभीर अपराधी नहीं थे ये लोग, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं था। सरकार में बहुत सारे लोगों को यातनाएं दे देकर उनसे ये आशय के बयान लिखवा लिए गए कि उन्होंने समाजवाद के विरुद्ध साजिश में हिस्सा लिया है, और इसी आधार पर उन्हें मार दिया गया। इनमें कई प्रतिभावान पेशेवर लोग भी थे। प्रतिभावान पेशेवर यानी जैसे बुनकर वगैरह जो थे, अच्छे कारीगर वगैरह जो पेशेवर थे, शुरू से वही काम कर रहे थे वो। अब जैसे उनके जो है सामूहिकीकरण या अकाल पड़ जाने से इस तरह से जो भी उनको हानि हुई, उसका उन्होंने विरोध किया, वो सरकार से मांग की, तो सरकार ने उनको क्या करा, जेल में डाल दिया, मुकदमा चला दिया, श्रम शिविरों में भेज दिया। और ज़्यादा विरोध करने पर समाजवाद के विरुद्ध साजिश रचने का नाम लेके उनको मार दिया। तो इस तरह से अगर प्रतिभावान लोग किसी देश के इस तरह से समाप्त हो जाते हैं, तो इससे देश को ही हानि होती है, और ऐसा ही रूस में हुआ। अब आगे देखो, ये स्रोत गृह में देखो आप क्या है, सामूहिकीकरण के विरोध और सरकार की प्रतिक्रिया का सरकारी विवरण क्या है। इस साल फरवरी के दूसरे पखवाड़े से यूक्रेन के विभिन्न क्षेत्रों में किसानों ने बड़े पैमाने पर विद्रोह किए। ये स्थिति सामूहिकीकरण के क्रियान्वयन के दौरान पार्टी के निचले कार्यकर्ताओं द्वारा पार्टी लाइन को ठीक से लागू न किए जाने और गर्मियों में होने वाली कटाई की तैयारियों के परिणाम में है। ये सब फरवरी के पखवाड़े का यूक्रेन का, कि वहाँ पर जो है किसान बड़े पैमाने पर विद्रोह कर रहे थे। उसका कारण था सामूहिकीकरण का जो क्रियान्वयन था उसको ठीक से लागू नहीं करना, और गर्मियों में होने वाली कटाई के लिए कोई तैयारियां नहीं करना। सामूहिक बड़े बड़े विशाल खेतों में अगर कार्य किया जाता तो उसके लिए तैयारियां सरकार को करनी पड़ती थी, लेकिन सरकार ऐसी कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रही थी। बहुत थोड़े से समय में उपयुक्त क्षेत्रों में चल रही गतिविधियां आसपास के इलाकों में भी फैल गई। सबसे आक्रामक विद्रोह सीमावर्ती इलाकों में हुए। विद्रोही किसानों को ज़्यादा जोर इस बात पर है कि सामूहिकीकरण के कारण उनसे छीन लिया गया अनाज, मवेशी और औजार उन्हें लौटा दिए जाए। अब किसान जब तक सरकार उसके पक्ष में कोई फैसला नहीं ले, तब तक वो काटते भी नहीं थे फसल को। ऐसे में आधी फसल तो उन खेतों में ही खराब हो जाती थी, क्योंकि उनका जो है सामूहिकीकरण जो था, लेकिन उनके जो अधिकारी थे उनका तरीका सही नहीं था, उनकी प्रतिक्रिया जो है ठीक नहीं थी। तो इस कारण वो लोग उसका विरोध करने लगे, और उनकी मांग थी कि वो सामूहिकीकरण में जो भूमि, मवेशी, औजार उनसे छीन लिए गए वो वापस उनको दे दिए जाए। फरवरी से 15 मार्च के बीच 25,000 गिरफ्तारियां हो चुकी थी। 656 को मृत्युदंड दे दिया गया। 3,673 को श्रम शिविरों में बंद कर दिया गया।
और 5,580 को देश निकाला दे दिया गया। इस तरह किसानों ने विद्रोह किया तो सरकार ने इस तरह का रवैया अपनाया और लोगों को गिरफ्तार कर लिया, कितनों को मृत्युदंड दे दिया, श्रम शिविरों में भेज दिया। यूक्रेन राज्य पुलिस प्रशासन के प्रमुख KM कार्लसन द्वारा कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय समिति को ये भेजी गई रिपोर्ट है, उसके अनुसार ये आंकड़े उसको दिए गए। तो स्थितियाँ बिल्कुल ठीक नहीं थी, लोगों को सामूहिकीकरण बिल्कुल पसंद नहीं था और उससे जो होने वाले नुकसान जो लोगों के थे वो जो है सरकार को बता रहे थे, लेकिन सरकार उस पर कोई ध्यान नहीं दे रही थी। स्रोत 6 है, ये एक ऐसे किसान द्वारा लिखा गया पत्र है जो सामूहिक खेत में काम करना नहीं चाहता है। किसान का पत्र है सरकार को लिखा हुआ कि वो सामूहिक खेत पर काम करना नहीं चाहता है। क्या लिखता है देखो किसान, मैं स्वाभाविक रूप से खेती करने वाला किसान हूँ। मेरा जन्म 1879 में हुआ था। मेरे परिवार में 6 सदस्य हैं। मेरी पत्नी की पैदाइश 1871 की है। मेरा बेटा 16 साल का और 2 बेटियां 19 साल की है। तीनों बच्चे स्कूल जाते हैं। मेरी बहन 71 साल की है और 1972 में मेरे ऊपर इतने भारी कर थोप दिए कि मुझे उन्हें चुकाना ही बहुत मुश्किल हो रहा है। 1935 में स्थानीय अफसरों ने कर भार और ज़्यादा बढ़ा दिए, जिससे वो क्या करने लगा, उसके मवेशी जो पशु वगैरह जो थे वो सारे उसके बिक गए। मेरा जो ये घोड़े वगैरह जो भी उसके पास थे वो सब बिक गए। घर में जो फर्नीचर था वो बिक गया और वो अपनी इतनी बड़ी बेटियों की शादी भी नहीं कर पाया और उनके घर मकान बिक के वो झोपड़पट्टियों में रहने लग गए। ये स्थिति पैदा हो गई किसानों की। तो ये इन स्थिति स्रोत इसलिए दिए गए हैं कि ये पढ़कर हम कह सकते हैं कि सामूहिकीकरण से किसानों को कोई लाभ नहीं हुआ। विशाल सामूहिक फार्मों में काम करने के लिए जुटी ये किसान औरतें, ये किसान औरतें जो विशाल खेतों में काम करती थी। अब देखो रूसी क्रांति और सोवियत संघ का वैश्विक प्रभाव। हमने रूसी क्रांति, यूरोप में समाजवाद, ये सब पढ़ा। इसका वैश्विक प्रभाव यानी विश्व पर क्या प्रभाव हुआ। बोल्शेविकों ने जिस तरह सत्ता पर कब्जा किया था और जिस तरह उन्होंने शासन चलाया उसके बारे में यूरोप की समाजवादी पार्टियां बहुत सहमत नहीं थी। यूरोप में समाजवाद आ चुका था, लेकिन समाजवादी पार्टियां जो बोल्शेविकों की सत्ता से संतुष्ट नहीं थी। लेकिन मेहनत कशों के राज्य की स्थापना की संभावना ने दुनिया भर के लोगों में एक नई उम्मीद जगा दी थी। बहुत सारे देशों में कम्युनिस्ट पार्टियों का गठन किया गया, जैसे इंग्लैंड में, इस पे अंडरलाइन करो, राज्यों में जो है जैसे कम्युनिस्ट पार्टी, बोल्शेविक पार्टी का नाम कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया गया था ना रूस में। तो इसी तरह से ये वैसे इतनी ज़्यादा सफल नहीं हुई, लेकिन मेहनत कशों के राज्य की स्थापना जो है इनसे संभव हो सकती थी। इसलिए जो है बहुत सारे देशों में कम्युनिस्ट पार्टियों का गठन किया गया, जैसे इंग्लैंड में कम्युनिस्ट पार्टी और ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना की गई। बोल्शेविकों ने उपनिवेशों की जनता को भी उनके रास्ते का अनुसरण करने के लिए प्रोत्साहित किया। सोवियत संघ के अलावा भी बहुत सारे देशों के प्रतिनिधियों ने कॉन्फ्रेंस ऑफ द पीपल ऑफ द ईस्ट, इस पे भी अंडरलाइन करो, ये रूस की ग्रेट ब्रिटेन की पार्टी है। 1920 और बोल्शेविकों, ये 1920 में बनी और बोल्शेविकों द्वारा बनाए गए कॉमेरटन बोल्शेविक समर्थक समाजवादी पार्टियों का अंतर्राष्ट्रीय महासंघ में हिस्सा लिया था। कुछ विदेशियों को सोवियत संघ की कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्कर्स ऑफ द ईस्ट में शिक्षा दी गई, इस पे भी अंडरलाइन कर लो। ये सभी जो है अलग अलग संघ है। जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ तब तक सोवियत संघ की वजह से समाजवाद को एक वैश्विक पहचान और हैसियत मिल चुकी थी। सोवियत संघ जिसमें जो है ये कई देश आते थे, पूर्व के देश, हैसियत मिल चुकी थी। लेकिन 50 के दशक तक देश के भीतर भी लोग ये समझने लगे थे कि सोवियत संघ की शासन शैली रूसी क्रांति के आदर्शों के अनुरूप नहीं है। विश्व समाजवादी आंदोलन में भी इस बात को मान लिया गया कि सोवियत संघ में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। एक पिछड़ा हुआ देश महाशक्ति बन चुका था, उसके उद्योग और खेती विकसित हो चुके थे और गरीबों को भोजन मिल रहा था, लेकिन वहाँ के नागरिकों को कई तरह की आवश्यक स्वतंत्रताएं नहीं दी जा रही थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, रूस में महाशक्ति बन चुका था वो छोटे छोटे देशों को मिलाकर, लेकिन जो है वहाँ के नागरिक संतुष्ट नहीं थे उस शासन व्यवस्था से, जो शासन व्यवस्था सोवियत संघ में थी उससे।
क्योंकि नागरिकों को आवश्यक स्वतंत्रताएं नहीं दी जा रही थी और विकास परियोजनाओं को दमनकारी नीतियों के बल पर लागू किया जा रहा था। हमने पढ़ा था पंचवर्षीय योजनाएं वगैरह लागू की थी, उनको दमनकारी नीतियों पर लागू किया जा रहा था। जो नीति बना दी वो जो है पूरी होनी ही चाहिए, चाहे उसके लिए नागरिकों को कितना भी नुकसान या कुछ भी करना पड़े। 20वीं सदी के अंत तक एक समाजवादी देश के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोवियत संघ की प्रतिष्ठा काफ़ी कम रह गई थी। हालांकि वहाँ के लोग अभी भी समाजवाद के आदर्शों का सम्मान करते थे, लेकिन सभी देशों में समाजवाद के बारे में विविध प्रकार के व्यापक पुनर्विचार किया गया। ये हो गया आपका पाठ पूरा। इसमें रूसी क्रांति और सोवियत संघ का वैश्विक प्रभाव, ये भी प्रश्न बनेगा। इससे रूसी क्रांति से सोवियत संघ का जो संघ बना उसका वैश्विक यानी विश्व प्रभाव क्या पड़ा कि विश्व में समाजवाद को अपनाया गया। समाजवाद जो एक वैश्विक पहचान समाजवाद को मिल चुकी थी, लेकिन जहाँ ये समाजवाद शुरू हुआ वहीं पर इसकी जो है प्रतिक्रिया सही नहीं थी। यहीं पर जो है समाजवादी देश जो थे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोवियत संघ की प्रतिष्ठा जो है काफ़ी कम हो चुकी थी, जहाँ समाजवाद की शुरुआत हुई थी। सभी देशों में समाजवाद के बारे में विविध प्रकार के व्यापक पुनर्विचार किए गए। जैसे रूस में समाजवाद की शुरुआत हुई, लेकिन वहाँ पर पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया, तो विश्व के विभिन्न देशों में भी समाजवाद तो था, लेकिन उस पर जो है पुनर्विचार किया गया कि हमें अपने देश में क्या लागू करना चाहिए समाजवाद में। जैसे सामूहिकीकरण कर दिया, अभी भी समाजवाद है, लेकिन किसानों को तो अपने अपने खेतों पर दर्जा अपना अपना ही है, भूस्वामित्व है। तो जो चीज़ें उस समय गलत लगी उनमें जो है विश्व के विभिन्न देशों में सुधार किए गए। देखो बॉक्स 5 देखो, रूसी क्रांति से प्रेरित होने वालों में बहुत सारे भारतीय भी थे। भारतीय भी रूसी क्रांति से प्रभावित हुए थे। उनमें से कई ने कम्युनिस्ट विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी। 1920 के दशक में भारत में भी कम्युनिस्ट पार्टी का गठन कर लिया गया था। विभिन्न देशों में हो रहा था ना समाजवाद, तो 1920 में भारत में भी कम्युनिस्ट पार्टी का गठन कर लिया गया। इस पार्टी के सदस्य सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी के संपर्क में रहते थे। कई महत्वपूर्ण भारतीय राजनीतिक एवं सांस्कृतिक व्यक्तियों ने सोवियत प्रयोग में दिलचस्पी ली और वहाँ का दौरा किया। रूस जाने वाले भारतीयों में अंडरलाइन करो कौन कौन गए रूस। पंडित जवाहरलाल नेहरू और रविंद्रनाथ टैगोर भी थे जो वहाँ गए और वहाँ की समाजवादी व्यवस्था का निरीक्षण उन्होंने किया। टैगोर भी थे जिन्होंने सोवियत समाजवाद के बारे में लिखा। भारतीय लेखन में सोवियत रूस की अलग अलग छवियाँ दिखाई देती थी। हिंदी में आर.एस. अवस्थी ने 1920-21 में रशियन, इस पर अंडरलाइन करो, आर.एस. अवस्थी में 1920-21 में रशियन रेवोल्यूशन, लेनिन रेवोल्यूशन, ये पुस्तक का नाम है। यहाँ तक लेनिन हिज लाइफ एंड हिज थॉट्स, ये लेनिन ने लिखी। द रेड रेवोल्यूशन नामक पुस्तकें लिखी थी। नहीं, अवस्थी की पुस्तकों के नाम है बेटा। 1920-21 में रशियन रेवोल्यूशन, लेनिन, हिज लाइफ एंड हिज थॉट्स, ये पुस्तकों के नाम है। और द रेड रेवोल्यूशन नामक किताबें लिखी थी किसने? आर.एस. अवस्थी ने। उनके अलावा एस.डी. विद्यालंकर ने द रिबर्थ ऑफ रसिया तथा द सोवियत स्टेट ऑफ रसिया नामक पुस्तकें लिखी थी। इस पर भी अंडरलाइन कर लो। और ये आप प्रश्न भी लिखोगे कि इन पुस्तकों के नाम लिखकर इनके लेखक कौन है। इन पुस्तकों के नाम और लेखक आप HW में लिखोगे। इन विषयों पर बंगाली, मराठी, मलयालम, तमिल और तेलुगु में भी बहुत कुछ लिखा गया था इस समाजवाद के विषय पर। ये हो गया आपका पाठ पूरा। ये स्रोत 6 है। जैसे सोवियत रूस में एक भारतीय ने 1920 में क्या कहा, रूस में रविंद्रनाथ टैगोर गए थे और उन्होंने क्या लिखा, ये स्रोत 6 और जय जो भी है आप खुद पढ़ोगे इनको। ये आपका चैप्टर कंप्लीट है। इसका होमवर्क भी मैंने आपको भेज दिया है, देख लो एक बार 6 में क्या है। सोवियत रूस में एक भारतीय 1920। अपनी ज़िंदगी में पहली बार हम लोग यूरोपियों और एशियाइयों के साथ मुक्त भाव से मिलते बतियाते देख रहे थे। जब हमने रूसियों को देश के बाकी लोगों के साथ सहज भाव से घुलते मिलते देखा तो हमें यकीन हो गया कि हम सच्ची समानता की दुनिया में आ पहुँचे हैं। सोवियत रूस का में एक भारतीय ने 1920 में ये लिखा है। हमें स्वतंत्रता सही मायनों में साकार होती दिखाई दे रही थी। प्रति क्रांतिकारियों का मतलब जो क्रांति के विरोधी है,
और साम्राज्यवादियों की हरकतों से पैदा हुई गरीबी के बावजूद लोग बाग पहले से ज़्यादा खुश और संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं। किसमें? समाजवादी सरकार, इसमें शासन व्यवस्था में। क्रांति ने उनमें आत्मविश्वास और निडरता भर दी है। 50 अलग अलग राष्ट्रीयताओं के लोगों के बीच मानवता का असली भाईचारा यही साकार होने वाला है। जाति या धर्म की कोई सीमा उन्हें एक दूसरे के साथ घुलने मिलने से नहीं रोक रही थी। हर जीव को एक कुशल वक्ता बना दिया गया है। आप वहाँ मजदूरों, किसानों, सिपाहियों सभी को पेशेवर वक्ता की तरह बहस करते देख सकते हैं। ये कौन लिखता है? सोवियत रूस में एक भारतीय है, वो 1920 में ये लिख रहा है कि इन क्रांतियों ने और ऐसी साम्राज्यवादी हरकतों में गरीबी तो हुई है, जैसे कर भार लाद दिए जाते थे किसानों पे, इन पे, लेकिन हर व्यक्ति जो है एक आत्मविश्वास और निडरता से भरा हुआ नागरिक बन गया है, हर स्थितियों का सामना करने वाला। ये रूस में रविंद्रनाथ टैगोर ने 1930 में क्या लिखा देखो, मॉस्को बाकी यूरोपीय राजधानियों के मुकाबले, मॉस्को वहाँ की राजधानी है रूस की, के मुकाबले कम साफ सुथरा दिखाई देता है। सड़क पर भागम भाग में लगा कोई व्यक्ति बहुत स्मार्ट नहीं लगता। सारी जगह मजदूरों की है। यहाँ आम जनता रईसों के साये में किसी तरह दबती दिखाई नहीं देती है। जो लोग सदियों से नेपथ्य में छिपे हुए थे आज सामने आ खड़े हुए हैं। ये किसके लिए? समाजवाद के लिए। कि समाजवाद में जो है कोई इतना रईसों का या अमीरों के जो है अधिकार क्षेत्र में नहीं रहता है, क्योंकि समाजवाद में क्या है? सबका स्वामित्व होता है, सब अपने मालिक होते हैं। यहाँ आम जन आगे देखो, मैं अपने देश के किसानों और मजदूरों के बारे में सोचने लगा। मेरे सामने जो कुछ था उसे देखकर लगता था कि यह अरबियन नाइट्स के किसी जिन की करामात है। या महज एक दशक पहले ये सभी लोग जितने ही अनपढ़, लाचार और भूखे थे, ये देखकर मेरे जैसे अभागे हिंदुस्तानी से ज़्यादा अचंभा और भला किसको होगा कि इन लोगों ने इतने थोड़े से सालों में अज्ञानता और बेसहारेपन के पहाड़ को उतार फेंका। इसका मतलब क्या है कि जब रूस में जार निकोलस का शासन था, उस समय राजतंत्र में वो लोग कैसे थे, और आज समाजवादी शासन में वो जो है किस प्रकार से स्वतंत्र और समानता लिए हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो ये उसकी तरफ इशारा कर रहा है इनके रविंद्रनाथ टैगोर का जो वक्तव्य है वो, कि जो है जो लोग राजतंत्र में इस तरह से थे, दबे हुए थे, ज्ञानता और बेसहारापन था, अपने विचार प्रकट नहीं कर सकते थे, वो आज खुलकर अपने विचार प्रकट कर रहे हैं। अब इसका होमवर्क मैंने आपको भेज दिया है, ये क्रियाकलाप वगैरह क्रियाकलाप आप पढ़ोगे, और होमवर्क जो भेजा है मैंने आप करोगे, सारा कंप्लीट भेज दिया है मैंने।